हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज हमारे जो बेसिकली प्रश्न हम लाए हैं 50 एमसीक्यूज रहेंगे, जिसमें 25 आपके फर्नीचर से संबंधित प्रश्न होंगे और उसके बाद आपके 25 के करीब जो प्रश्न होंगे वो पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा के प्रश्न, क्योंकि हमने ये प्रैक्टिस आपको नहीं कराई है। ओके, खाली अभी थ्योरी कराई। तो अब हम चलते हैं, थोड़ा सा एक विषय आपसे डिस्कस करना है। जो बीच बीच में कमेंट आते हैं, क्योंकि इतने सारे कमेंट आते हैं कि मेरे पास भी थोड़ा टाइम नहीं हो पाता आंसर देने का। हालांकि मैं फिर भी कोशिश करती हूँ चलते फिरते आपको सभी को आंसर देती भी हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी हो जाता है। तो आज मैं जो भी बच्चे नए आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा यूट्यूब पर ले जाकर जो ये कमेंट आ रहे हैं कि मैम ये चीज़ कंप्लीट करा दो, वो चीज़, तो जो चीज़ें अवेलेबल है मेरे चैनल पर मैं पहले एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है। तो देखो, मैं सबसे पहले YouTube पर आ गई हूँ। अब आपको ये मेरा लोगो दिख रहा होगा। बेसिकली आप नॉर्मल सीधे हमारे चैनल पर तो जाना, इतना तो सभी को पता है, जा सकते हो। फिर आप जब मेरे चैनल पे आओगे तो इसको आप टच करोगे। ओके, टच करोगे, ये मेरा चैनल आ गया है। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में आ जाओ, ठीक है। प्लेलिस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो, टेक्सटाइल की थ्योरी क्लासेस, आपको वीडियो भी कम नहीं दिख रही, कम से कम 38 वीडियो इस पर पड़ी हुई हैं। ओके, थ्योरी क्लासेस की हैं ये वीडियो सारी। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर एनसीईआरटी देखिए, मैंने एनसीईआरटी पे 9 वीडियोस बना रखे हैं, 2-3 बाकी हैं इसमें बनाना। और यहाँ पर इसमें सिर्फ मोटिवेशनल ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फॉर्म वूम से संबंधित, जो भी अभी ईसीसी ई एजुकेटर का चल रहा है, वो सारी आपको वीडियोस इसमें मिलेंगी, अगर आप देखना चाहते हो, ज़रूरत है कोई भी जानकारी। और ईसीसी ई एजुकेटर का भी अभी बता देती हूँ, जो आपको ये रोज़ वीडियो बनाकर ये लोग बता रहे हैं, आप लोग नई नई वीडियोस लोगों की देख रहे हो, ये सब अटल आवासीय वाला बता रहे हैं, जिसमें मात्र 18 सीट्स हैं, ठीक है सारे जिलों में 18 सीट्स हैं उसमें। और सैलरी खैर अच्छी है, 26,500 कुछ सैलरी है, ठीक है। तो वही ये लोग रोज़ रोज़ लपेट रहे हैं, और कोई नई भर्ती अभी तक नया लिंक ओपन नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आगे हम आ जाते हैं। हाँ देखो, घटना चक्र मैंने प्रैक्टिस कराया हुआ है, टेक्सटाइल पूरा, न्यूट्रिशन साइंस पूरा यहाँ पर कंप्लीट प्रैक्टिस करा रखी है। और भी मतलब अभी अब तो इसके बाद ये थ्योरी कंप्लीट हो मैनेजमेंट की, उसके बाद इम्पोर्टेंट बीच बीच में थ्योरी चलेगी, उसके साथ साथ प्रैक्टिस ही चलेगी, और सारी प्रैक्टिस जो रहेगी वो भी कराएंगे। यहाँ पर अगर आप चाहते हो बीपीएससी से लेकर किसी भी अदर स्टेट का प्रैक्टिस करना, तो यहाँ पर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं आपके। ओके, 37 ये प्रैक्टिस सेट आपको शो हो रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोगों को जब एग्ज़ाम देना है टीजीटी पीजीटी का, तो आपको हर जगह की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप आ जाइए, देखो देखिए 42 न्यूट्रिशन साइंस के प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पर इतने इम्पोर्टेंट इसमें प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं आपको, मतलब बेसिक से लेकर होम साइंस में जो भी न्यूट्रिशन साइंस पूछा जाता है, पूरा रीना खनूजा, हमने मंजू पाटनी इसमें कराया हुआ है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं टेक्सटाइल के वन लाइनर। यहाँ पर आपको देखो 41 वीडियोस यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं। कितना सारा मैटर है, कंटेंट है, थ्योरी भी है, सब कुछ तो है। आप करिए तो 1-2-4, अगर हर टॉपिक हर विषय में क्या है, मेरे साथ 2-3-4 टॉपिक छूटे हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो ये थ्योरी कंप्लीट होते ही मुझे ये भी पता है कि कौन सा छूटा है, वो उन पर भी मैं काम करूँगी, ऐसा नहीं उसे छोड़ दूँगी। हाँ, लेकिन अगर टीजीटी पीजीटी में वहाँ से प्रश्न आते हैं तब मैं कराऊँगी, क्योंकि मैं हालांकि ये सब नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि नेट के लिए नहीं है, लेकिन ये कि मेरा बेसिक जो है मेरा टीजीटी पीजीटी ही रहता है। ओके, तो यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट आप देख रहे हो, बाल विकास 43, मैंने इस पर बहुत सारे वीडियोस दे रही थी, लेकिन लगातार कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि होम साइंस में इतना ज़्यादा चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं पूछा जाता, आप और पढ़ाइए। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ों को फिर छोड़ दिया, वो मेरी मजबूरी बन गई, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुकी थी कमेंट से। यहाँ पर सबसे कम वीडियोस जो आपको दिख रही हैं वो है प्रशासनिक शिक्षा में। हाँ, एक ये विषय मुझे कराना है, और इसका मैं अगर 2 या 3 मास्टर वीडियो आपको दे दूँगी, उसमें पूरा एक्सटेंशन कंप्लीट हो जाएगा, कंटेंट तैयार है, बस मुझे टाइपिंग करनी है और आपको पढ़ाना है, नोट्स है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 वीडियो में आपका एक्सटेंशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, टीजीटी पीजीटी वाला। ओके, लेकिन क्लास आई थिंक 2-3 घंटे की मिलेगी एक, और देख लेना, बस कंप्लीट हो जाएगा। हेल्थ साइंस, ये हेल्थ साइंस जो आप पढ़ रहे हो ना, दिखा रही हूँ मैं, ये नॉर्मल हेल्थ साइंस के क्वेश्चन नहीं है, ये आपके सब क्लास 9 to 12, इनफैक्ट 6 क्लास की भी एनसीईआरटी मैंने आपको नहीं छोड़ी है,
6 से NCERT आपकी मेनली यहाँ पर पढ़ाई जाती है होम साइंस में 6 क्लास से। तो यहाँ से लेकर आपको 12th तक के लगभग आपको यहाँ पर NCERT ही नहीं SCERT दोनों का मिक्स क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और SCERT TGT PGT के वालों के लिए NCERT से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो NCERT ज़रूर पढ़ना। वो बेशक क्लास 12th की तक ही होती है, लेकिन सच में NCERT ज़रूर पढ़ना अगर नेट का एग्ज़ाम देना। उसकी लैंग्वेज से बहुत सारे क्वेश्चन आपको नेट में मिलते हैं। लेकिन आप अगर माध्यमिक शिक्षा परिषद की नॉर्मल जो सरकारी स्कूलों में बुक चल रही हैं, ज़्यादातर NCERT हर जगह पहुंचती ही नहीं है। तो इंटर कॉलेज में जो ये लोग बुक्स पढ़ा रहे हैं वो होती है SCERT, ठीक है, हमारी यूपी में जो चलती है। तो वो क्या है, आप उसके प्रश्न यहाँ पर आपको मिलेंगे। NCERT तो मैंने अभी आपको बताया था, ऊपर निकल गया, ठीक है। ये आप देख रहे हैं मैनेजमेंट के 45 मैनेजमेंट में आपकी थ्योरी क्लासेस अभी चल रही हैं और प्रैक्टिस भी चल रही है साथ साथ, और प्लस टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पड़ी हुई है। आप लोग झांकिए तो जाके चैनल के अंदर, यहाँ पर देखिए 22 वीडियोस आपको दिख रहे हैं किसके, मानव शरीर क्रिया विज्ञान के। इसमें भी 4 वीडियो आई थिंक मेरे जो थ्योरी के रह गए हैं, ओके, बकाया सारा कंप्लीट है। अब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करानी है। अगर मेरा थ्योरी क्लास में कुछ रह गया है तो न्यूट्रिशन साइंस रह गया और प्रसार शिक्षा रह गया है। न्यूट्रिशन साइंस जो है मैंने कराया हुआ है, बिल्कुल प्रैक्टिस कराया है, बिल्कुल एक एक टॉपिक का। न्यूट्रिशन साइंस में प्रैक्टिस है सारे अवेलेबल, ठीक है, सारे अवेलेबल। अगर जैसे आपने थ्योरी कहीं पढ़ रखी है, आपके पास नोट्स हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके। हर एक टॉपिक से कराए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर शायद मैंने टॉपिक मेंशन किया हुआ है या नहीं किया हुआ है ये तो नहीं पता है, हाँ, लेकिन देखो पूरा लिखा है यहाँ पर। सुपोषण के, संतुलित आहार के प्रश्न हैं, कुपोषण के प्रश्न हैं, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, सब कुछ। कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन क्या हैं, सारे आपको टॉपिक, अनाज व दालों के पौष्टिक मूल्यों के सारे प्रश्न हैं, दिख रहे हैं सब कुछ। यहाँ पर देखिए ये चयापचय, पोषण, आंगनबाड़ी से संबंधित सारी योजनाओं से संबंधित प्रश्न है। ये तो अभी कल ही परसों कराया। तो एक बार आप ये चीज़ देख लीजिए कि सब कुछ, विटामिन ए, प्रोटीन, सब कुछ तो कराया हुआ है। क्या चीज़ छोड़ा, ऊर्जा तक, एनर्जी का ये वाला क्लास देखिएगा, एनर्जी वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। और सब कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे हिसाब से। मधुमेह पे वीडियो है, सब कुछ, मतलब क्या चीज़, यही तो सब पूछा जाता है आपके TGT PGT में। उपचारात्मक आहार, फ्री रेडिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट, ये तो आपके नेट तक में पूछे जाते हैं। लिक्विड डाइट, सेमी लिक्विड डाइट, सब कुछ करा रखा। पिरामिड भी करा हुआ, पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट, पिरामिड भी कराया हुआ है, ओके। आज थोड़ा समय ज़्यादा जरूर, वसा में घुलनशील भी विटामिन है, तो क्या चाहिए आपको, सब तो कराया हुआ है, बिल्कुल देखिए आप। और हो सकता है इसमें थ्योरी भी हो, मैं भूल गई हूँ करा के, मैं, हो सकता है ये भी हो सकता है। औषधि मसाले, ये वो वीडियो हैं जो आपको शायद नॉर्मल किसी चैनल पर फ्री में नहीं मिलते होंगे, सब तो कराया हुआ है। पर आज मैंने थोड़ा RDA देखिए, RDA आप लोग परेशान रहते हो, RD करा दीजिए, RDA देख लीजिए, ठीक है, RDA देख लीजिए। RDA का एक वीडियो नहीं है, घटना चक्र भी प्रैक्टिस है सारा, देखिए RDA देखिए, दूसरा तीसरा 3 वीडियोज़ RDA के 3 वीडियोज़ दिख गए आपको। आप लोग RDA के लिए परेशान रहते हो, घटना चक्र, ठीक है। उपचारात्मक पोषण, यकृत, मधुमेह, फिर से रिपीट हो गया, पीलिया, ज्वर, फीवर, मोटापा, यकृत, पीलिया के प्रकार, बल लाइनर में सब कुछ देखिए। यहाँ पर भी RDA को पढ़ने का तरीका बताया था मैंने, कैसे पढ़ना है आपको, क्या चाहिए आपको। और भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण करा दिया, कार्बोहाइड्रेट भी, बल लाइनर में भी चीज़ें हैं, और क्या चाहिए आपको बताइए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं भाई, मैंने आज बहुत समय ले लिया, उम्मीद नहीं थी, लेकिन आज मुझे बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं बार बार आप लोगों को चीज़ों को कमेंट कर पाऊँ, ठीक है। तो सॉरी, जिसको लगा फालतू मैंने समय बर्बाद किया तो उसके लिए सॉरी, लेकिन अब आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस को अच्छे से करिए और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। सबसे पहला प्रश्न आप जो कि देख पा रहे होगे क्या है, सबसे पहला प्रश्न है, ऐसी सभी वस्तुएं जिन्हें हम बैठते, सोते, पढ़ने, लिखने एवं संग्रह हेतु उपयोग में लाते हैं उन्हें कहते हैं। क्या बेड कहते हैं, टेबल कहते हैं, कुर्सी कहते हैं, फर्नीचर कहते हैं। तो ऐसी कोई भी वस्तु जिसका हम उपयोग कर रहे हैं बैठने उठने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए, ठीक है,
खास तौर से सोने के लिए, तो इन सब चीज़ों को हम फर्नीचर कहते हैं। फर्नीचर का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा लकड़ी का ही बना हुआ होगा, नहीं, ये लकड़ी का भी हो सकता है, ये लोहे का भी हो सकता है, ये टीन का भी हो सकता है, ये बांस का भी हो सकता है, ठीक है, बांस भी लकड़ी का ही एक टाइप है, प्लास्टिक का हो सकता है, आजकल तो मोल्डेड फर्नीचर का ज़माना है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल जो था बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, ये 2 क्वेश्चन आप देख लीजिए, उसके बाद आपको कोई समस्या नहीं होगा। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है यहाँ पर। हमारे दैनिक जीवन में फर्नीचर का महत्व है रहन सहन को सुविधाजनक बनाना, संग्रहण के लिए, सज्जा के दृष्टिकोण के लिए, या फिर उपर्युक्त सभी के लिए। तो हमने जब आपको ये पढ़ाया था क्लास, तो हमने आपको बताया था जो फर्नीचर है वो हमारे रहन सहन को सुविधाजनक बना देते हैं। हमने ये भी आपको समझाया था जब वर्क सिंप्लीफिकेशन या फिर हमने शक्ति व्यवस्थापन पढ़ाया था, तो हमने आपको बताया था कि जब हम आराम से सोफे पे बैठकर कोई काम करते हैं और हम कहीं झुक के काम कर रहे हैं, तो उसके अपेक्षा जब हम आराम से सोफे पे बैठकर काम करते हैं तो हमें थकान कम होती है। ठीक है, सारी चीज़ें पढ़ाई हैं आपको, थकान कम होती तो ये हमारे रहन सहन को सुविधाजनक बनाते हैं। और हम क्या करते हैं, हमारे आजकल बेड आते हैं कैसे, बॉक्स वाले बेड आते हैं, तो उसमें क्या हम स्टोरेज का काम कर लेते हैं। बकाया हमने क्या कहा, फर्नीचर हर चीज़ है, लोहे की चीज़ है, लोहे की है, अलमारी है, वो भी क्या फर्नीचर में ही आएगी। तो उसमें क्या होता है, हम कपड़े वगैरह रखते हैं, सज्जा के सजाते भी हैं फर्नीचर, हम अच्छे अच्छे देख के लाते हैं। और क्या करते हैं, हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं फर्नीचर, हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं, समय एवं शक्ति को बचाते हैं, समय एवं शक्ति को बचाते हैं, ध्यान रखिएगा, समय एवं शक्ति को बचाते हैं। ओके, आगे अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हमारे लिए क्या होते हैं, फर्नीचर महत्वपूर्ण होते हैं। तो इतना क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। फर्नीचर के इतिहास में बारोक शैली का कौन सा काल है, ये अब हमें बताना है। फर्नीचर के इतिहास में बारोक शैली, हमने आपको कितनी 4 शैलियाँ बताई थी। कौन सी बताई थी, रीनेसेंस बताई थी, रीनेसेंस शैली बताई थी। ओके, दूसरी हमने आपको बताई थी रोकोको शैली, 4 शैलियाँ बताई थी। शैलियाँ पूछी जाए कितनी होती हैं, तो 4 शैलियाँ फर्नीचर की, ठीक है, 4 है। ठीक है, पहली हमने बताई थी रीनेसेंस, दूसरी हमने बताई थी रोकोको शैली, रोकोको शैली बताई थी, तीसरी हमने आपको बारोक शैली बताई थी, बारोक शैली बताई थी। ठीक है, और चौथी हमने बताई थी न्यू क्लासिक शैली, न्यू क्लासिक थ्योरी, सॉरी थ्योरी नहीं, शैली के फर्नीचर। तो ये 4 प्रकार की 4 शैलियों के फर्नीचर हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें पहली है रीनेसेंस, दूसरी है रोकोको, तीसरी है बारोक, चौथी है न्यू क्लासिक। तो यहाँ पर सबसे पहले आंसर क्या पूछा गया, बारोक शैली को पूछा गया है। तो रीनेसेंस की पहले बात कर लेते हैं ना, ये इसकी शैली क्या है, 1400 से 1800, 1400 से 1800, कोई ऑप्शन में भी मैंने नहीं डाला है, तो 1400 से 1800। ठीक है, 1400 से 1800 क्या है आपकी, ये रीनेसेंस शैली हो गई, 1400 से 1800 आपकी रीनेसेंस शैली हो गई। इसके बाद रीनेसेंस के बाद आती है आपकी बारोक शैली, इसका तो प्रश्न ही पूछा गया। तीसरी हम बात कर लेते हैं रोकोको शैली, रोकोको शैली आपकी 1715 से, ठीक है, 1715 से 1775 चलती है, 1775 तक चलती है। ओके, 1775 तक चलती है। न्यू क्लासिक जो आपकी चलती है वो 1775 के बाद से लेकर 1800 तक चलती है, 1800 तक चलती है, मतलब 1775 से 1800 तक चलती है। ओके, तो एक आपका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो पूछा गया है आपसे बारोक शैली के विषय में, तो बारोक शैली चलती है 1550 से 1750 के मध्य। ठीक है, तो 1550 के मध्य से 1750 तक कौन सी शैली चलती है आपकी, बारोक शैली चलती है। बारोक शैली के विषय में हमने आपको याद करिए, रिकॉल करिए, हमने बताया था ये रीनेसेंस शैली से ही मिलती जुलती है। ठीक है, रीनेसेंस जो पहली शैली थी वही उसी से मिलती जुलती है। और हमने ये आपको ये भी बताया था, जो ये बारोक शैली है कहाँ की देन है, इटली की देन है। क्यों इटली की देन है, क्योंकि आपकी जो सबसे पहली शैली थी रीनेसेंस शैली, ये भी इटली की ही देन थी और इसी से मिलती जुलती थी, तो ये भी रीनेसेंस भी इटली की देन है और ये बारोक शैली भी आपकी इटली देश की ही देन है। 2 शैलियाँ फ्रांस की देन थी और 2 शैलियाँ इटली की थी, जिसमें रीनेसेंस और बारोक आपकी इटली देश की थी और न्यू क्लासिक और रोकोको आपकी फ्रांस की थी। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इतनी ही बात करेंगे, क्योंकि प्रश्न में सारे आंसर यहीं दे देंगे, तो प्रश्न क्या करेंगे। फर्नीचर के प्राचीन डिजाइन किस देश की देन थे। जो फर्नीचर के हम प्राचीन डिजाइन पढ़ते हैं वो किसकी देन है, क्या प्राचीन ग्रीक की देन है, रोमन की देन है, इजिप्ट की देन है, या उपर्युक्त सभी। तो फर्नीचर के जो प्राचीन डिजाइन है वो आपके इन सभी देशों की देन है। ठीक है, अगर फर्नीचर के
प्राचीन डिज़ाइन या फिर प्राचीन इतिहास की बात करें तो ये 15वीं शताब्दी की देन है। ठीक है, 15वीं शताब्दी के आसपास के ये नमूने थे। ठीक है, जो प्रारंभ में फर्नीचर स्टार्ट हुए तो ये 15वीं शताब्दी का समय था। ठीक है, इनमें डिज़ाइन किसकी होती थी? चिप्पियों से, चिप्पियों की डिज़ाइन होती थी। चिप्पियों की आंतरिक डिज़ाइन चिप्पियों से बनी होती थी। ओके, आंतरिक डिजाइन किससे बनी होती थी? चिप्पियों की बनी हुई होती थी। ये संगमरमर किस किस से बने होते थे? संगमरमर और आपका कांसा, ठीक है, जिसे हम ब्रॉन्ज भी कहते हैं, कांसा और कांसे के साथ साथ मतलब इनमें एक विशेषता पाई जाती थी, ये पवित्रता के लिए, पवित्रता के लिए प्रसिद्ध थे, पवित्रता के लिए। तो प्राचीन फर्नीचर आपके पवित्रता के लिए के सूचक थे। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न बनते भी हैं लीलन के लिए, जैसे कहते हैं ना पवित्रता का सूचक। ठीक है ना, और उसके साथ साथ शाही वस्त्रों में गिना जाता था पवित्रता, शांति का प्रतीक, इस तरीके की लीलन को भी हम बोलते हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। निम्न में से फर्नीचर की विदेशी शैलियों के प्रकार हैं। रीनेसेंस शैली, बारोक शैली, न्यू क्लासिक शैली और एक है आपकी रोकोको शैली। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी क्या है? ये विदेशी शैलियाँ हैं। ओके, हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा, ये विदेशी शैलियाँ हैं। अभी हम और भी शैलियाँ पढ़ेंगे। ओके, तो ये विदेशी शैलियाँ पूछी जाए तो 4 हैं, रीनेसेंस शैलियाँ, बारोक शैली और न्यू क्लासिक शैली और रोकोको शैली। क्वेश्चन 6 है, रीनेसेंस शैली के फर्नीचर में कितने प्रकार के रंगों का प्रयोग होता था? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या फिर 5 प्रकार के रंगों का प्रयोग? तो इसमें मुख्यतः 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग होता था। ठीक है, 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग होता था, जिसमें एक था सुनहरा, ठीक है, सुनहरा रंग, दूसरा था नीला रंग और तीसरा था लाल रंग। नीला और लाल, देखो आप लोग थ्योरी क्लास भी देख सकते हो, अगर आपको ही लग रहा है ये प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो थ्योरी क्लास देख लोगे तो आ जाएंगे, और बकाया आप पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ ऐसे भी याद कर लो कि रीनेसेंस शैली के फर्नीचर कितने प्रकार के थे, तो ये 3 प्रकार, रीनेसेंस शैली में कितने प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया था? तो 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया था, सुनहरा, नीला और लाल। ठीक है, इसमें अगर ये पूछा जाए कि वस्त्र कौन से प्रयोग किए जाते थे, तो वस्त्र भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है भाई, पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें पढ़ना जरूरी है, हमारा याद होना जरूरी है, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ब्रोकेट, दमस्क, ठीक है, ब्रोकेट, दमस्क, सोने के तंतु वाले, क्योंकि ब्रोकेट आप जानते हैं सोने के तंतु से बनता है, तो सोने के तंतुओं का उपयोग भी होता था इनमें। ओके, लकड़ी इनमें ओक व अखरोट की होती थी। लकड़ी रीनेसेंस शैली में कौन सी लकड़ी प्रयोग होती थी? ओक व अखरोट की लकड़ी प्रयोग होती थी, ओक व अखरोट की लकड़ी। ठीक है, अखरोट की लकड़ी जो था इसमें प्रयोग की जाती थी, ओक व अखरोट की लकड़ी प्रयोग की जाती थी। चित्र कौन से होते थे? तो चित्र आप कह सकते हो जो प्राकृतिक होते हैं, मानव हो गया, पशु हो गया, इन सभी के चित्र इन पर बनाए जाते थे, पशु के। ठीक है, मानव पशु के चित्र यहाँ पर बनाए जाते थे। रेखाएं कैसी होती थी? रेखाएं अगर पूछी जाए, रेखाएं तो खड़ी रेखाओं की, क्योंकि ये फर्नीचर लंबे लंबे थे, हमने आपको दिखाया भी था, उसमें डायग्राम दिखाया था। तो रेखाएं कैसी होती थी? खड़ी रेखाएं, मतलब लंबे लंबे फर्नीचर होते थे, खड़ी रेखाओं को। पहले आप देखते हो राजा महाराजा जो होते थे, वो जो उनके जो फर्नीचर होते थे वो खूब लंबे लंबे होते थे। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं, एक चीज़ कुछ और पॉइंट रह गया है, मुझे याद है थोड़ा, जैसे इनका अगर पूछा जाए रीनेसेंस शैली का कौन भाव क्या था, मतलब किस चीज़ के ये सूचक थे, तो ये औपचारिकता के सूचक थे, औपचारिकता के सूचक थे। ओके, औपचारिकता का गुण होता था इनमें, और ये प्रतिष्ठा के सूचक थे, जैसे कि प्राचीन होते हैं, प्राचीन फर्नीचर भी प्रतिष्ठा के सूचक थे, पवित्रता के सूचक थे, तो प्रतिष्ठा के सूचक थे। ये गंभीरता के सूचक थे, क्योंकि ज़्यादातर राजा महाराजा लंबी खड़ी रेखा के ही फर्नीचर बनवाते थे। ठीक है, गंभीरता के सूचक होते थे, शांति का सूचक होते थे, बिल्कुल लीलन वाले ही गुण हैं इसके अंदर भी। ठीक है, तो शांति के भी ये सूचक होते थे, और ये क्लासिक फर्नीचर कहलाते थे। क्लासिक फर्नीचर, क्लासिक आप जानते हो क्लासिक का मतलब क्या होता है? कि जो चीज़ हमेशा बनी रहती है। ओके, जो चीज़ मार्केट से जाती नहीं है, हमेशा, जैसे आप जीन्स पहनते हो, जीन्स मार्केट से कभी जाती नहीं है, तो ये क्लासिक है, क्लासिक है। और फर्नीचर लंबे लंबे फर्नीचर आज के समय में भी चलते हैं। वीआईपी लोग, देखिए आप, बहुत से लोग अभी भी आप संसद वगैरह में झांकोगे तो आप देखोगे लंबे लंबे फर्नीचर आपको दिखेंगे। ठीक है, मतलब वो वाले संसद नहीं, सॉरी, राष्ट्रपति भवन की बात कर रही हूँ। ठीक है, राष्ट्रपति भवन में आप देखोगे तो खूब लंबे लंबे फर्नीचर, खासतौर से जो राष्ट्रपति बैठे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये क्लासिक है। ओके,
चला आ रहा है, अभी भी लोग वीआईपी लोग अभी भी बनवाते हैं ऐसे फर्नीचर। ओके, तो अब बात करते हैं हम आके रोकोको शैली का विकास किस देश में हुआ। अगर बात करें फ्रांस में हुआ, इटली में हुआ, अमेरिका में हुआ या निम्न में से कोई नहीं। तो जो रोकोको शैली का विकास हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था आपकी फ्रांस में। रोकोको शैली और नियो क्लासिक दोनों का कहाँ हुआ था, फ्रांस में ही विकास हुआ था। ठीक है, 2 फ्रांस की देन है, 2 इटली की देन है। संस्कृत भाषा में फर्नीचर को कहते हैं। अच्छा, थोड़ी रोकोको की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने न्यू रीनेसेंस शैली, जैसे अभी हमने ये प्रश्न किया था रीनेसेंस शैली का, तो हमने बारोक शैली के विषय में बात नहीं की। क्यों नहीं की, क्योंकि जो गुण रीनेसेंस शैली के हैं वही गुण बारोक शैली में है, लगभग मिलती जुलती है। बस समय का याद रखना है। जो आपका रीनेसेंस है, मैंने क्या बताया, 1400 से 1800, रीनेसेंस 1400 से 1800, और यहीं पर अगर हम बारोक की बात करते हैं तो 1550 से ये चलता है 1750, 1550 से 1750। बस ये समय में अंतर है, बकाया लगभग सेम फर्नीचर है। ठीक है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, और जगह भी सेम है, इटली की ही देन है। ओके, तो यहाँ पर रोकोको शैली का जो विकास हुआ उसकी बात कर लेते हैं। रोकोको शैली का हमने ये तो बता दिया कि ये फ्रांस की देन है, लेकिन थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि आई थिंक रोकोको शैली के प्रश्न नीचे और नहीं मिलेंगे शायद। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जो रोकोको शैली थी इसमें इसका समय आपको हमने बता दिया 1715 से। ठीक है, 1775 के समय की देन है। ये हम बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें जो ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा प्रश्न यही पूछा जाता है। तो 1715 से 1775 के मध्य का ये फर्नीचर है। इसमें इसके आकार कैसे होते थे, तो हमने अभी बताया था जो न्यू क्लासिक रीनेसेंस शैली के फर्नीचर थे वो लंबे लंबे होते थे, ये आकार में कैसे होते थे, छोटे होते थे। तो इसके उल्टे हो गए। ओके, छोटे होते थे ये आकार में, छोटे होते थे। रेखाएं, इसमें भी खड़ी रेखाओं का ही प्रयोग होता था। ठीक है, होते छोटे थे पर खड़ी रेखाओं का ये प्रयोग होता था। लकड़ी, इसमें भी अखरोट की प्रयोग करते थे, लेकिन अखरोट के बाद महोगनी लकड़ी, क्योंकि हमने आपको उसमें बताया था ओक और अखरोट। ठीक है, रीनेसेंस में ओक और अखरोट, और इसमें अखरोट, महोगनी, रजोवुड। ठीक है, महोगनी और रजोवुड ये लकड़ियाँ प्रयोग की जाती थी। ओके, रजोवुड, ये 3 लकड़ियाँ जो है मुख्यतः प्रयोग इसमें की जाती थी। और अगर हम बात करते थे इनका जो रंग प्रयोग, इनमें कौन सा, क्योंकि हमने उसमें बताया था आपको सुनहरा, नीला और लाल रंग प्रयोग करते हैं। रीनेसेंस में सुनहरा, नीला और लाल रंग प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें हल्के, आप जानते हो सुनहरा गोल्ड जो रंग होता है वो भी साइन करता हुआ रंग होता है। ठीक है, और नीला तो डार्क कलर है, ये लाल भी डार्क कलर है, लेकिन जो आपका यहाँ पर रंग होते हैं ये कैसे होते थे, कोमल और हल्के रंग, मतलब हल्के रंगों का प्रयोग, मेनली आप कोमल और हल्के, जैसे कि आप उदाहरण दें, गुलाबी रंग है, एक तरीके का हल्का रंग लगता है। ठीक है, तो कोमल और हल्के रंगों का यहाँ पर प्रयोग होता था। इन फर्नीचरों की एक विशेषता और थी, वो क्या थी, उनकी भी बात कर लेते हैं। इन फर्नीचर की जो एक विशेषता थी वो ये थी, ये विलासिता के सूचक थे। ठीक है, विलासी फर्नीचर थे। ठीक है, ये विलासिता के सूचक थे। आराम का भाव आता था इनमें, भाव की बात करें तो आराम, विलासिता, ये वाले गुण थे इनमें। ठीक है, भाव कह लो, गुण कह लो। ठीक है, सूचक कह लो, किसके सूचक थे, तो ये विलासिता के सूचक थे, आराम के सूचक थे। मित्रतापूर्ण, मतलब मित्रता को दर्शाते थे। गुण था जो एक मित्रता पूर्ण, इनमें गुण था एक। ठीक है, मित्रता पूर्ण, सॉरी। ठीक है, और वास्तुकला का भाव आता था। वास्तुकला का भाव, जैसे कि हम लोग नहीं वास्तु शास्त्र के को ध्यान में रख के फर्नीचर बनाते हैं, घर बनाते हैं, सब कुछ, तो इनमें बस वास्तुकला का भाव प्रदर्शित करते थे। ये मतलब इस तरीके से डिजाइन किए जाते थे जैसे सोच समझ के बनवाए गए हैं, किसी एस्ट्रोटॉक को दिखाकर बनवाए गए हैं। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं। और मतलब वास्तुकला का जो ज्ञान रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वो मतलब घर परिवार से संबंधित होते हैं। एस्ट्रोटॉक जो होते हैं वो इंसानों के विषय में बताते हैं, यही कुछ होता होगा। ठीक है ना, और जो ये वास्तुकला वाले होते हैं ये दिशा विशा के विषय में बताते हैं, होते इसी टाइप के लोग, मिले जुले होते हैं मतलब। ठीक है, इस क्षेत्र में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन हाँ वास्तुकला से आप समझ जाओ, जो वो दिशा उशा सब कुछ देखकर हर चीज़ नहीं घर का बनाते हैं घर हम लोग, कि गेट जो है दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके की जो गुण होते हैं, तो फर्नीचर में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि फर्नीचर का मुंह किधर को होना चाहिए, फर्नीचर में लकड़ी कौन सी लगानी चाहिए, ये इसका भी सेंस होता है कुछ। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, वास्तुकला का भाव आता था जो आपके रोकोको फर्नीचर होते हैं उनमें।
ठीक है, रोकोको शैली में। आगे हम बात करते हैं संस्कृत भाषा में फर्नीचर को क्या कहते हैं। तो संस्कृत भाषा में हमने आपको बताया था क्या कहते हैं, सेंसरा कहते हैं, सयांसरा कहते हैं, आसंदी कहते हैं, प्रोस्ता कहते हैं। तो संस्कृत भाषा में अगर हम बात करें फर्नीचर को क्या कहते हैं, तो संस्कृत भाषा में फर्नीचर को सयांसना कहते हैं। ठीक है, और सेंसना किस में कहते हैं अगर बात आती है, तो सेंसना पाली में कहते हैं, पाली भाषा में सेंसना कहते हैं। ठीक है, पाली भाषा में सेंसना कहते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आसंदी की, तो आसंदी हमने क्या बताया था आपको, आसंदी एक लंबी कुर्सी है, कुर्सी के समान ही है, जैसे लंबी कुर्सी होती है उसी के समान होती है जो ये फर्नीचर, जो ये आसंदी जो होती है किसके समान होती है, ये लंबी कुर्सी के समान होती है। आधुनिक सोफे होते हैं ना, उनके समान होती है, लेकिन ये होता मात्र 2 फीट का। ठीक है, लंबी कुर्सी कह लो या जो अभी सब सोफे चलते हैं उनकी तरह होता है, लेकिन ये 2 फीट का होता है मात्र। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे हम बात करते हैं, अच्छा प्रोस्ता है। प्रोस्ता को अभी हमने आपको बताया था, जो प्रोस्ता होता है बिना हत्थे के फर्नीचर जो होते हैं उनको कहते हैं बिना हत्थे। बहुत सारे फर्नीचर आपने देखा होगा कि ये मान लो कुर्सी है ऐसे बैठने की, लेकिन इधर उधर हत्था नहीं लगा होता है। मेरी डिज़ाइन पे जब मत जाना, मतलब ये कुर्सी हो गई आपकी समझने के लिए, ये बैठे हो लेकिन इधर कोई आपको हाथ रखने की कोई व्यवस्था नहीं है, खाली आपकी पीठ रखने की व्यवस्था है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका प्रोस्था कहलाएगा। बहुत सारी कुर्सियाँ ऐसी आती हैं आज के समय में भी जिनमें हत्थे नहीं होते, खाली पीठ टेकने के लिए और नीचे कमर रखने के लिए होता है। ठीक है, क्वेश्चन 9, फर्नीचर का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है। 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 4 प्रकार से या फिर 5 प्रकार से कर सकते हैं। तो फर्नीचर का वर्गीकरण हम कर सकते हैं 5 प्रकार से। अब बात आती है 5 प्रकार कौन कौन से, तो एक बार ध्यान से सुनिएगा। फर्नीचर के 5 प्रकार से वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। नंबर 1, कीमत के आधार पर कर सकते हैं, कीमत के आधार पर कर सकते हैं। ओके, उसके साथ साथ हम बात कर सकते हैं दूसरी पदार्थ के आधार पर। पदार्थ के आधार पर मतलब किस चीज़ का बना हुआ फर्नीचर है, किस लकड़ी का प्रयोग किया गया है, कि प्लास्टिक का प्रयोग किया गया है, धातु का प्रयोग किया गया है, कांच का प्रयोग किया गया है, बेंत का प्रयोग किया गया है, बांस का प्रयोग किया गया है। पर उस पदार्थ के आधार पर हम फर्नीचर का वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, कीमत के आधार पर आपको पता है 3 तरीके के आते हैं। एक मिडिल क्लास के हिसाब से है ना, निम्न आय वर्ग के लिए फर्नीचर, दूसरा मध्यम वर्ग के लिए फर्नीचर, तीसरा हाई क्लास के जो लोग होते हैं उनके फर्नीचर। ठीक है, चौथे की अगर हम बात कर लेते हैं, चौथा जो हो गया आपके बनावट के आधार पर। ठीक है, बनावट के आधार पर फर्नीचर। तो बनावट के आधार पर हमने आपको बताया था, एक होता है केस गुड्स, केस गुड्स होता है। ओके, थोड़ा समझा देती हूँ क्योंकि पता नहीं आगे प्रश्न, अच्छा डाल तो रखा है क्योंकि ये प्रश्न थोड़े पुराने पहले के बनाए हुए हैं मेरे, तो जब टाइम मिलता था तो मैं क्या करती थी, बना लेती थी, तो इसलिए ये याद नहीं है कि कौन कौन से क्वेश्चन डाल रखे हैं नीचे, पर मैं पढ़ा बिल्कुल सही रही हूँ, गलत कुछ नहीं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो हमने बताया था एक केस गुड्स होता है जिसमें गद्दा ना लगा हो, जिसमें गद्दा ना लगा हो, वो क्या होता है केस गुड्स। जैसे नॉर्मल कुर्सियाँ होती हैं उनमें गद्दे वद्दे नहीं लगे होते हैं। ठीक है, जैसे प्लास्टिक की कुर्सियाँ आजकल आ रही हैं तो उनमें क्या गद्दे लगे होते हैं, नहीं, उन्हें हम कहते हैं केस गुड। या हम लोग सामान रखने के लिए जो चीज़ें बनवाते हैं, अलमारियाँ वगैरह, तो उनमें क्या गद्दे लगे होते हैं, सामान रखते हैं जिनमें, तो उसमें भी गद्दे नहीं होते हैं। आपकी अलमीरा उसमें गद्दे होते हैं, नहीं होते हैं, उसमें सीधे कपड़े वपड़े रखते हैं हम लोग, टीन ऊन के बने हुए होते हैं। ओके, तो ये क्या है केस गुड्स हैं। लेकिन जो आपके अपहोल्स्ट्री होते हैं, अपहोल्स्ट्री जिनमें गद्दा कपड़ा लगा हुआ होता है, एक होते हैं वो वाले फर्नीचर, तो उसको हम या तो अपहोल्स्ट्री फर्नीचर कहते हैं या फिर बेडिंग कहते हैं। ठीक है, या फिर हम उसको बेडिंग कहते हैं। ओके, बेडिंग, बेडिंग मतलब जो चीज़ हम सोने ओने में प्रयोग करते हैं उसे हम बेडिंग कहते हैं, लेटने बैठने के लिए। तो उनमें क्या होता है, सोफ़ा वगैरह पे भी हम बैठते उठते हैं, लेट भी जाते हैं, तो ये क्या बेडिंग में आता है क्योंकि इसमें गद्दे लगे होते हैं, इसे हम अपहोल्स्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतना क्लियर हुआ, पदार्थ के आधार पर हो गया, कीमत के आधार पर हो गया, बनावट के आधार पर हो गया। उसके साथ साथ 5वां आपका आ जाएगा उपयोग के आधार पर फर्नीचर। ठीक है, उपयोग के आधार पर कि आपको किस चीज़ के लिए फर्नीचर चाहिए, आराम के लिए चाहिए, ठीक है, ओके, या आपको सामान रखने के लिए चाहिए। तो आराम के लिए चाहिए तो आप वही वाले फर्नीचर लाओगे जो हमने बताया था, बेडिंग वाले। ठीक है, अपहोल्स्ट्री वाले जिन पर कपड़ा चढ़ा हो। ओके, और इसके बाद अगर आप सीधे मतलब स्टोरेज के लिए ला रहे हो, मतलब सामान रखने के लिए ला रहे हो, तो आप कौन सा फर्नीचर लाओगे, केस गुड लेके आओगे, क्योंकि केस गुड पे कपड़ा नहीं चढ़ा हुआ होता है। ठीक है, तो उपयोग के आधार पर भी फर्नीचर का वर्गीकरण किया जाता है। ओके, और लास्ट आता है आपके शैली के आधार पर फर्नीचर। 5वां कौन सा हो गया, चौथा था ये, तो 1 2 3 4, 5वां हो गया शैली के आधार पर फर्नीचर। तो शैली के आधार पर भी हम बात करेंगे, जैसे पारंपरिक शैली, आधुनिक शैली, समकालीन शैली। एक तो हमने वो विदेशी शैलियाँ जो अभी आपको पढ़ाई,
चार वो थी, बारोक, रोकोको, रीनेसेंस, न्यू क्लासिक। अब हम बात करेंगे और शैलियाँ भी हैं 3, जो कि पारंपरिक शैली, आधुनिक शैली, समकालीन शैली। तो ये 5 तरीके से फर्नीचर का वर्गीकरण करते हैं। फर्नीचर आपको अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा अगर आप ये वीडियो हमारी देख लेते हो अच्छे से पूरी। बिना गद्दे का फर्नीचर कहलाता है केस गुड, सेंस ना, बेडिंग या उपयुक्त सभी। तो बिना गद्दे का फर्नीचर अभी हमने बताया क्या कहलाता है, केस गुड, ठीक है। और जो गद्दे वाले होते हैं उन्हें हम बेडिंग कहते हैं या अपहोस्ट्री कहते हैं। और सेंसना हमने बता ही दिया, सेंसना क्या होता है, पाली भाषा में फर्नीचर को कहते हैं। क्वेश्चन है 11, अपहोस्ट्री का उपयोग किया जाता है फर्नीचर को ढकने के लिए, फर्श बिछावन के लिए, पलंग पर बिछाने के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो हम क्या कहते हैं भाई, अपहोस्ट्री का जो प्रयोग करते हैं वो हम क्या करते हैं, फर्नीचर को ढकने के लिए करते हैं। जो हमारा लकड़ी का फर्नीचर होता है उस पर हम अक्सर देखते हो आप, गद्दे वगैरह, कपड़े वगैरह चढ़े होते हैं, तो उसको हम कहते हैं फर्नीचर को ढकने के लिए हम प्रयोग करते हैं अपहोस्ट्री का, ठीक है। आगे हम करते हैं बात क्वेश्चन नंबर 12 की, मोल्डेड प्लास्टिक फर्नीचर इसके उदाहरण हैं। पारंपरिक शैली के फर्नीचर, आधुनिक शैली के फर्नीचर, समकालीन शैली के फर्नीचर, उपर्युक्त सभी। तो मोल्डेड या जो प्लास्टिक के फर्नीचर आपके आते हैं, तो ये किस शैली के उदाहरण है अगर हम बात करते हैं, तो ये जो होते हैं आपके, कह सकते हैं हम आधुनिक शैली के ये उदाहरण, ठीक है। आधुनिक शैली के फर्नीचर हैं ये, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। जो मोल्डेड प्लास्टिक के फर्नीचर आते हैं आजकल हम लोग कहीं भी रख देते हैं उन्हें उठाकर, या फिर आजकल मोल्डेड किचन आ रही हैं, ओके। तो ये यहाँ पर स्पेशली प्लास्टिक दिया है, लेकिन फर्नीचर भी आती हैं पोर्टेबल, आप देखते हो कम जगह में एडजस्ट होने वाली। रूम भी आजकल छोटे छोटे बनते हैं, तो उसमें भी बहुत सारी पोर्टेबल फर्नीचर आने लगे हैं, ओके। तो समय के साथ चीज़ें चेंज हो रही, क्योंकि लोगों के पास ज़मीन कम है, तो मकान भी ऐसे आने लगे हैं, मकान ऐसे आने लगे हैं जिसके अंदर आप बहुत कम जगह में बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो ये कहलाते हैं आपके आधुनिक शैली के फर्नीचर, ठीक है। ये आधुनिक जो फर्नीचर होते हैं ये नवीन विचारधारा से संबंधित होते हैं, ओके। क्वेश्चन है 13, परतों वाले फर्नीचर की लकड़ी का एक उदाहरण है प्लाईवुड, लैमिनेटेड लकड़ी, मिश्रित लकड़ी या ठोस लकड़ी। तो परतों वाली लकड़ी की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा ए ऑप्शन से होगा, ये हो गया आपका प्लाईवुड। प्लाईवुड कैसा होता है, परतों वाली लकड़ी को हम कहते हैं जो आपके मिश्रित लकड़ी का मतलब हो गया यहाँ पर जो एक से अधिक कोई लकड़ी यूज़ कर लो तब आप फर्नीचर बनाओ, ठीक है। कई बार होता है सामने अच्छा लकड़ी दिखा देते हैं, बीच में खराब लकड़ी भरी हुई होती है, तो जब हम एक से अधिक लकड़ी का प्रयोग कर रहे हैं तो उसे हम मिश्रित लकड़ी का फर्नीचर कहते हैं, ठीक है। और एक होता है ठोस लकड़ी का फर्नीचर, जो क्या होता है, ठोस लकड़ी का फर्नीचर होता है ये ज़्यादा मजबूत व स्थायी माना जाता है, ठीक है। मजबूत व स्थायी फर्नीचर की दृष्टि से अगर कोई फर्नीचर लेना है आपको तो ठोस लकड़ी का फर्नीचर लीजिएगा, ये आपको सही पड़ेगा। खासतौर से परतों वाली कुछ लकड़ियाँ होती हैं, ये तो परतों वाले मतलब अलग चीज़ हो गई। अगर आप चाहो तो मतलब परतों वाला जो ये प्लाईवुड आता है इसका भी फर्नीचर आप बनवा सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपका मजबूत होता है, ओके। और लेमिनेटेड लकड़ी क्या होती है, इसमें क्या होता है, प्लाईवुड को क्या होता है एक ही दिशा में, प्लाईवुड है ये वाला जो प्लाईवुड है इसको क्या करते हैं एक ही दिशा में परतों में सेट करना। जब प्लाईवुड को हम एक ही दिशा में सेट करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, मतलब ऐसे समझो कोई लकड़ी है उसे आप परतों में सेट करते जा रहे हो, तो जब आप परतों में सेट कर रहे हो तो उसे आप क्या कहोगे, लेमिनेटेड लकड़ी। जब ये परतों में सेट होकर एक पूरा ग्रुप बना लेंगी, मतलब पूरा बन जाएगा जब ये, तब हम उसको प्लाईवुड कहते हैं, ठीक है। ऐसे समझो, ठीक है, समझ में आया। साधारण लकड़ी है उसमें उसको परतों में लगाया तो वो क्या हो गई, लगाते आप जा रहे हो तो मतलब लेमिनेट कर रहे हो, लेमिनेटेड लकड़ी कहलाएगी। लेकिन जब वो आपका पूरा सेट तैयार हो जाएगा तो अब हम उसको प्लाईवुड कहेंगे, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हो। क्वेश्चन है 14, 20वीं शताब्दी में विकसित हुए फर्नीचर का उदाहरण कौन सा है। क्या यहाँ पर समकालीन फर्नीचर होगा या फिर पारंपरिक फर्नीचर होगा या फिर आधुनिक फर्नीचर होगा। तो 20वीं शताब्दी में विकसित हुए फर्नीचर की बात हो रही है, तो ये आपके समकालीन फर्नीचर होते हैं जो 20वीं शताब्दी में विकसित हुए। ये फर्नीचर कैसे होते हैं, ये जो होते हैं केवल आपको कि खाली आपके फैशन से प्रभावित होते हैं, तो सिर्फ फैशन से ही नहीं और चीज़ों से भी प्रभावित होते हैं, जैसे औपचारिकता है, पवित्रता है। मतलब क्या होता है, समय के साथ ये चेंज भी हो जाते हैं
और कुछ पुराने गुण को भी ये लेके चलते हैं, जैसे कि औपचारिकता का गुण है, पवित्रता का गुण है। ये का पुराने फर्नीचर में पाया जाता था, बहुत पहले के फर्नीचर में पाया जाता था, लेकिन इन फर्नीचर में भी ये चीज़ देखने को आपको मिलेगी। लेकिन इनमें एक विशेषता होती है, ये नए फैशन से प्रभावित बहुत जल्दी होते हैं। जैसे ही नया फैशन आएगा तो इनमें नए फैशन के हिसाब से चीज़ें चेंज हो जाती हैं। लेकिन अच्छी बात है ना, फैशन के हिसाब से चेंज भी हो जाता है, लेकिन जो पुराने गुण हैं उन्हें खोता भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ होती है, अब मान लो फैशन के बाद ये फर्नीचर फैशन में जो आपने अभी बनवाया वो चेंज हो गया, तो कहीं ना कहीं आप जब कहीं जाओगे तो आपको लगेगा हमारे घर का फर्नीचर पुराना है। ठीक है, तो इस वजह से इसकी ये कमी होती है कि ये बहुत जल्दी फैशन से प्रभावित होता है और लोगों का ये बहुत जल्दी लगने लगता है, जो लोग जल्दी जल्दी फर्नीचर बदलते हैं, कि हमारा फर्नीचर पुराना हो गया। ठीक है, इसमें औपचारिकता का गुण रहता है, पवित्रता का गुण रहता है, इसमें नया स्वरूप आपको देखने को मिलता है, आधुनिक पदार्थों का इसमें प्रयोग होता है। बिल्कुल सारे गुण पाए जाते हैं समकालीन फर्नीचर में, लेकिन ये फैशन से भी बहुत जल्दी प्रभावित होता है और बिल्कुल सारे गुणों को लेकर चलता है। एक बड़ा अच्छा फर्नीचर ये माना जाता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा फर्नीचर आपका यही होता है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जब हमने सारे फर्नीचर की बात कर ली है तो पारंपरिक फर्नीचर की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो ट्रेडिशनल फर्नीचर होते हैं, तो वर्तमान शैली में क्या होता है, जब हम इस शैली को प्रयोग करते हैं तो इसमें इसका मतलब ये है कि आप कितना भी नया फर्नीचर बना दो, ठीक है, कितना भी नया फर्नीचर बना दो, लेकिन जो पारंपरिक शैली है, मान लो हमने बात की न्यू क्लासिक का फर्नीचर आप बना रहे हो। ठीक है, न्यू क्लासिक के फर्नीचर हमने क्या बताए थे, न्यू क्लासिक नहीं, हमने आपको रीनेसेंस के फर्नीचर कैसे बताए थे, लंबे लंबे होते हैं। रीनेसेंस के फर्नीचर क्या होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, अभी हमने आपको ये बताया। तो आप अगर जो है बिल्कुल रीनेसेंस शैली को कितना भी नए तरीके से चेंज करना चाहो, लेकिन उसमें उसका गुण जरूर डाला जाएगा जो इसका पुराना गुण है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पारंपरिक शैली में चेंज तो करते हैं, अलंकरण तो चेंज होती है, लेकिन विशिष्टता इसकी नष्ट नहीं होती है। विशिष्टता अगर इसकी है कि इसमें खड़ी रेखाओं का ही प्रयोग होता है, तो वो खड़ी रेखा यूज़ की जाएगी। मतलब किसी भी पुराने फर्नीचर की नकल तो करी जाएगी, लेकिन जो ऐसा नहीं है कि इसको कुछ कतई बिल्कुल नया बना के चेंज करके रख देंगे। नहीं, जैसे आजकल की दुल्हन होती हैं कि घर से पीस कुछ और जाता है, पार्लर से होके आती हैं तो बिल्कुल ही बदल जाती हैं। ऐसा नहीं होता है, इंसान वही दिखेगा, मतलब फर्नीचर वही दिखेगा, बस थोड़ा समय के हिसाब से चेंज कर दिया जाएगा। मतलब जो उसकी मेन खूबी है, जिससे उसकी पहचान है, वो चेंज यहाँ पर नहीं होने देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 15, फर्नीचर खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातें। मितव्ययी व रुचिपूर्ण होना चाहिए फर्नीचर, उपयोगी व रखरखाव पूर्ण होना चाहिए फर्नीचर, मजबूत एवं आरामदायक एवं सुविधाजनक होना चाहिए। डी है उपयुक्त सभी। तो सारे गुण आपके फर्नीचर में होने ही चाहिए। ठीक है, सारे गुण ये होने चाहिए। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। बातचीत के दौरान फर्नीचर की दूरी कितनी होनी चाहिए, 2 से 4 फीट, 3 से 6 फीट, 6 से 8 फीट या 8 से 10 फीट। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, 6 से 8 फीट। ठीक है, अगर आप बातचीत कर रहे हो तो फर्नीचर की दूरी कितनी होनी चाहिए, जैसे आप आमने सामने बैठकर सोफे पे बात कर रहे हो तो इतनी दूरी होनी चाहिए, कम से कम 6 से 8 फीट, कि आप एक दूसरे की बात अच्छे से सुन और समझ सको। आधुनिक बैठक कक्ष का आकार कैसा होता है, यू आकार का, बी आकार का, एल आकार का या ई आकार का। तो आधुनिक बैठक कक्ष का आकार एल आकार का होता है। जो आजकल के बैठक होते हैं वो एल आकार के होते हैं। बिस्तर बनाने हेतु आदर्श स्थान योजना कितना होना चाहिए, 36 इंच, 22 इंच, 40 इंच या फिर 36 से 42 इंच। तो अगर बिस्तर बनाने के लिए जगह चाहिए तो 22 इंच का जगह छोड़ना चाहिए। ठीक है, बिस्तर बनाने के लिए 22 इंच का जगह हो जो है छोड़ना चाहिए, जिसपे आप आराम से खड़े होकर बिस्तर को फोल्ड कर सको। क्वेश्चन है 19, पाश्चात्य शैली के भोजन के कमरे में आवश्यक है आसन तथा चौकियां, मेज तथा कुर्सियां, दरी या फिर पटरे। तो पाश्चात्य शैली के जो भी फर्नीचर की हम बात करते हैं, पाश्चात्य मतलब विदेशी शैली है, तो मेज तथा कुर्सियों का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, मेज तथा कुर्सियाँ जरूर होती हैं। ओके, क्वेश्चन है 20, घरेलू फर्नीचर खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह सजावटी हो, उपयोगी हो, सस्ता हो, नक्काशीदार हो। तो सबसे पहले देखो, आपका सजावटी भी होना चाहिए, आपके बजट में भी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि उपर्युक्त सभी तो दिया नहीं है, तो ये कैसा उपयोगी होना चाहिए। ठीक है, उपयोगी हो, यहाँ पर सी बी ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है। क्वेश्चन है 21, फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए उपयोग करना चाहिए पुटीन अथवा मोम का, लकड़ी के बुरादे का, फेविकोल का या फिर लाख का। तो जब भी आप क्या करो, फर्नीचर की दरारों को भर रहे हो, तो उस समय हमने आपको बताया था जो दरारें होती हैं किससे, पुटीन अथवा मोम से भरी जाती हैं। ओके, पुटीन अथवा मोम से हम लोग दरारें जो है भर सकते हैं फर्नीचर की। ठीक है,
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। फर्नीचर पर लगे हल्दी दूध के दाग को छुड़ाया जा सकता है। मतलब हल्दी या दूध के दाग अगर फर्नीचर पर लग गए हैं तो आप उसको कैसे छुड़ाओगे? क्या दंत मंजन से छुड़ाओगे, सिरका पानी से छुड़ाओगे, स्प्रे से छुड़ाओगे या फिर अमोनिया से छुड़ाओगे? हल्दी और दूध के दाग अगर लगे हैं तो आप क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, सूखा दंत मंजन ले लो, उससे साफ हो जाएंगे। हल्दी और दूध के दाग आप सूखे दंत मंजन से, कोलगेट आता है ना सूखा सूखा सफ़ेद कलर का, उससे साफ कर सकते हो। क्वेश्चन है 23। कांच के दाग साफ हो जाते हैं दंत मंजन से, तारपीन के तेल से, अलसी के बीज से, या फिर बात करते हैं खाने के चूने से? तो कांच के दाग की यहाँ पर बात हो रही, तो कांच के दाग हम साफ कर सकते खाने के चूने से। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, खाने के चूने से हम कांच के दाग को साफ कर सकते हैं। क्वेश्चन है 24। फर्नीचर व्यवस्था में उपयोग होने वाले डिजाइन के सिद्धांत हैं एक रूपता व अनुरूपता, संतुलन व लय, बल या उपर्युक्त सभी? तो फर्नीचर व्यवस्था में उपयोग होने वाले जो डिजाइन है तो यहाँ पर एक रूपता और बल, अनुरूपता भी होना चाहिए, संतुलन एवं लय भी होनी चाहिए और बल भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी सिद्धांत यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। ओके, एक रूपता होनी चाहिए मतलब हारमोनी भी होनी चाहिए, अनुरूपता जिसे प्रोपोर्शन कहते हैं वो भी होना चाहिए, बैलेंस भी होना चाहिए और रिदम भी होना चाहिए, एम्फेसिस भी होना चाहिए, सभी होना चाहिए। क्वेश्चन फर्नीचर का तो ये लास्ट क्वेश्चन है। फर्नीचर पर लगे पेंट के धब्बे साफ किए जा सकते हैं सरसों के तेल से, अरंडी के तेल से, अलसी के तेल से या फिर उपर्युक्त सभी? तो फर्नीचर पर लगे अगर हम पेंट के धब्बे की बात करेंगे तो पेंट के धब्बे जो होते हैं किससे साफ होते हैं? अलसी से आप साफ कर सकते हो। वैसे हम लोग नॉर्मल हाथ वाथ में पेंट लग जाता है, घर में करते हैं कुछ भी, तो हम किससे साफ करते हैं? हम लोग पेट्रोल से, मिट्टी के तेल से साफ कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर अलसी के तेल से आप जो है फर्नीचर के दाग साफ कर सकते हो। क्वेश्चन है 1। अब हम यहाँ से 25 प्रश्न जो है वो किसके हैं? आपके पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा के। मतलब टोटल प्रश्न आपके कितने हैं? 50 प्रश्न हैं। क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए, एक बार सभी लोग चैनल को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थोड़ी मेहनत कर लीजिए, जितना मतलब हम कर रहे हैं तो थोड़ी आप ही हमारे लिए कर दीजिए। ओके, क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करते हैं आपके जो पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा उसके। सर्वप्रथम किसके द्वारा विभिन्न अवस्था में होने वाली आवश्यकताओं का तुलनात्मक विवरण दिया गया है? ए है क्रॉस एवं केंडल के द्वारा, दूसरा है बी ऑप्शन बिगलो के द्वारा, सी है राउंट्री के द्वारा या डी है निकेल एवं डॉल्सी के द्वारा? तो सर्वप्रथम अगर हम बात करें पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाएं जो थी, आपको पता है 3 अवस्थाएं हमने बताई थी। एक आपका प्रारंभिक काल था, ठीक है, दूसरा आपका विस्तार की अवस्था थी और तीसरी आपकी संकुचित अवस्था थी। ठीक है, तो इसमें जो भी आवश्यकताएं होती हैं हमारे लिए, चाहे समय की आवश्यकता हो, चाहे शक्ति की आवश्यकता हो, तो इसका तुलनात्मक विवरण किसने दिया? तो ये दिया था आपके राउंट्री ने दिया था। ठीक है, राउंट्री ने दिया था। पुस्तिका का इनका नाम क्या था? जो पत्रिका जिसमें इन्होंने वर्णन किया था, पत्रिका का नाम था योर्क। ठीक है, योर्क पत्रिका थी, योर्क पत्रिका थी। इसमें इन्होंने इसका मतलब इसका जिक्र किया था और जो ये समझाया था इन्होंने चित्र के माध्यम से। जो योर्क पत्रिका थी इसमें चित्र के माध्यम से तुलनात्मक अध्ययन इन्होंने हमारी पारिवारिक जीवन चक्र की जो भी अवधारणाएं होती हैं, जो भी अवस्थाएं होती हैं, उनका अध्ययन इन्होंने मतलब उसके विषय में इन्होंने समझाया था। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं, आगे बिगलो के विषय में भी जानेंगे, बने रहिए। क्वेश्चन है 2। पारिवारिक जीवन चक्र की धारणा को 1930 में किसने संशोधित किया तथा धन के उपयोग से संबंधित भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं को भी बताया? क्या म्यार्क ने किया था, क्लॉक ने किया था, ग्रॉस एवं केंडल ने किया था या बिगलो ने? तो तुलनात्मक अध्ययन तो राउंट्री ने किया था, लेकिन यहाँ पर बिगलो ने ये काम किया था संशोधित करने का। जैसे आपको पता है मुंडेल के जो 5 परिवर्तन के वर्ग थे 5, तो उनको 3 में बांट दिया था किसने? ग्रॉस एवं केंडल ने। ठीक ऐसे ही जब हमारे राउंट्री महोदय थे, इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया, तो इसमें मतलब इन्होंने भी 5 व्यवस्थाएं बताई थी, लेकिन इन्होंने क्या किया था? इसको संशोधित करके 3 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये 3 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं, इसको संशोधित कर दिया। ओके, बिगलो ने दी हैं आगे, और उसमें कुछ उप अवस्थाओं को भी जोड़ दिया।
क्वेश्चन है 3, परिवार दो संबंधित छोटे व्यक्तियों में आरंभ होता है, अपनी विस्तृत अवस्था में वह वृद्धि करता है और अंत में फिर वह दो वृद्ध व्यक्तियों पर आ जाता है। ये परिभाषा किसकी है? निकेल एवं डॉल्सी की है, ग्रॉस एवं केंडल की है, लीगन्स की है, राजमल पी देवराज की है। तो ये परिभाषा किसकी थी? ग्रॉस एवं केंडल की थी। और ये तो याद हो गई होगी, पेपर में भी आया है, हमने भी 2-3 बार पढ़ा दिया है, तो ये तो आप लोगों को याद हो गई होगी। क्वेश्चन है 4, पारिवारिक जीवन चक्र की मुख्य अवस्थाएं कितनी हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं? पारिवारिक जीवन चक्र की मुख्य अवस्थाएं कितनी हैं? 3 हैं। ठीक है, 3 है पारिवारिक जीवन चक्र की मुख्य अवस्थाएं। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। प्रारंभिक जीवन चक्र की तीनों मुख्य अवस्थाओं की उप अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये जो अवस्थाएं हैं, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो ये प्रारंभिक जीवन चक्र की अवस्था थी, तो इनको 3 अवस्थाओं में किसने बांटा था? 3 अवस्थाओं में बांटा था राउंट्री ने। ठीक है, लेकिन इनको 3 अवस्थाओं को संशोधित किया। जो वो 3 अवस्था थी वो कौन कौन सी थी? एक तो थी आपकी प्रारंभिक अवस्था। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था थी जब पति पत्नी मिलते हैं, मतलब लड़की लड़की मिलते हैं, शादी विवाह होता है और मतलब लड़की विवाह होके आ जाती है, शादी हो जाती है, वो होती है प्रारंभिक अवस्था। दूसरी होती है आपकी विस्तृत अवस्था, जब ये बच्चा होता है पहला, तभी विस्तृत अवस्था शुरू हो जाती है। तीसरी हमने आपको बताई थी संकुचित अवस्था, जब ये बच्चा क्या होता है, घर छोड़ देता है, पहला बच्चा घर छोड़ देता है, ओके, शादी विवाह हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं संकुचित अवस्था, जब वृद्ध माता पिता घर में अकेले रह जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 अवस्थाएं थी जो कि आपके राउंट्री ने बांटी थी, लेकिन इसको क्या किया? संशोधित कर दिया बिगलो ने। बिगलो ने जब संशोधित किया तो इसको 8 उप अवस्थाओं में बांट दिया। ये थी पूरी कहानी। थोड़ा मुझे थकान हो गई, इसलिए मैंने थोड़ा ऊपर सही से आपको नहीं बताया। यहाँ पर 8 अवस्थाओं में बांटा गया, क्योंकि पूरा दिन हो गया, मुझे भी लगे कुछ ना कुछ कर ही रही। ठीक है, वैसे मैंने गलत कुछ नहीं बताया, लेकिन जल्दबाजी में शायद क्लियर नहीं बोला। ठीक है, ये गलती हो गई थी। तो क्वेश्चन 6 है, निम्न में से कौन सी उप अवस्था अपवाद स्वरूप मानी जाती है? प्राथमिक विद्यालय अवस्था, उच्चतर विद्यालय अवस्था, महाविद्यालय अवस्था, बच्चों के व्यावसायिक समायोजन का काल। तो आपकी जो यहाँ पर महाविद्यालय अवस्था होती है, अपवाद स्वरूप मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जरूरी नहीं हर बच्चा महाविद्यालय जाए। हमारे भारत की तो देश की कंडीशन ऐसी है, बहुत से बच्चे इंटर कॉलेज तक नहीं जा पाते हैं, लेकिन कक्षा 8 तक फ्री एजुकेशन है। ठीक, तो इस वजह तक बच्चे चले भी जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो महाविद्यालय है, ये ज़रूरी नहीं हर बच्चा जाए। कई बार घर में कुछ इशू होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, धन की कमी होती है, तो बहुत से बच्चे यहीं पर नौकरी ढूंढना शुरू कर देते हैं, कमाने खाने लगते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? अपवाद स्वरूप रहती है अवस्था। क्वेश्चन है यहाँ पर 7, इरीन ओपनहीम ने पारिवारिक जीवन चक्र की कितनी मुख्य अवस्थाएं बताई हैं? 3 बताई हैं, 4 बताई हैं, 5 बताई हैं या फिर 6 बताई हैं? तो इन्होंने इरीन ओपनहीम ने 4 जो है मुख्य अवस्थाएं पारिवारिक जीवन चक्र की बताई हैं। इनकी 4 अवस्थाओं की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया है एक अकेला व्यक्ति। पहली अवस्था क्या बताई है? इन्होंने कहा है एक अकेला व्यक्ति, मतलब एक अकेला व्यक्ति होता है, फिर उसकी क्या होती है? शादी हो जाती है, वो 2 हो जाते हैं। ठीक, अकेला व्यक्ति, ओके, एक अकेला व्यक्ति। दूसरी अवस्था इनकी थी नवदंपति, मतलब शादी हो गई तो नवदंपति हो गए, मतलब 2 लोग हो गए, दंपति। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, फिर आता है जब इनके बच्चे हो जाते हैं तो ये विस्तृत अवस्थाओं में आ जाते हैं। ठीक है, विस्तृत हो जाती है फैमिली, और फिर इन बच्चों की शादी विवाह हो जाते हैं, घर परिवार बस जाता है, तभी परिवार क्या होता है? फिर संकुचित हो जाता है। ठीक है, फिर से संकुचित अवस्था आ जाती। तो इनके भी सेम ही है। ठीक है, एक अकेला व्यक्ति इन्होंने अलग से जोड़ दिया है, नवदंपति, विस्तृत अवस्था, ओके, और संकुचित अवस्था। तो ये 4 अवस्थाएं इनकी हैं। आगे हम बात करते हैं, निम्न में से किसने पूर्ण जीवन काल की आय को भिन्न भिन्न व्यवसाय समूहों के आधार पर वर्णित किया? ए ऑप्शन है ग्रॉस एवं कैंडल, बी है निकेल एवं डॉल्सी, सी है कॉल सैनिक, डी है WH भट्ट। तो ये काम किया है निकेल एवं डॉल्सी ने। ठीक है, आय की श्रेणी के आधार पर निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उसमें ये एंजल्स का लॉ यहाँ पर नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पर पारिवारिक जीवन चक्र में जो वर्णन किया गया है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये निकेल एवं डॉल्सी ने किया है, व्यवसाय समूहों के आधार पर वर्णन किया है। निकेल एवं डॉल्सी ने आय का वर्णन पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा में भी किया है। 3 समूह इन्होंने भी बांटे हैं, वही निम्न, मध्यम और
धनी वर्ग। ठीक है, और भी बहुत तरीके से इन्होंने चीज़ को समझाने का पूरा प्रयास किया, हमने आपको पढ़ा रखा है, आप वीडियो देख सकते हो। क्वेश्चन है 9, निम्नलिखित में से अनियमित आय के उदाहरण है कलाकार, अभिनेता, लेखक या निम्न में से सभी। तो यहाँ पर आपका ये सभी आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। जो अभिनेता होते हैं, कलाकार होते हैं, लेखक होते हैं, इन्हें लेखक को तो आपको पता ही है रॉयल्टी वगैरह मिलती है, तो इन लोगों का कुछ फिक्स नहीं होता है, जिस हिसाब से इनका कंटेंट होता है वैसे ही इनको, जैसे अभिनेता है पिक्चर के माध्यम से जितनी पिक्चर हिट हो जाती है उस हिसाब से मतलब इनका चलता है। आगे हम बात करते हैं तो इनकी फिक्स नहीं होती। क्वेश्चन है 10, समय की दैनिक पूर्ति की सीमा 6 घंटे, 12 घंटे, 20 घंटे या फिर 24 घंटे। समय की दैनिक पूर्ति की सीमा क्या है ये बताना है आपको। सभी के पास 24 घंटे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये सीमा है, मतलब 24 घंटे से ज़्यादा किसी के पास नहीं है। क्वेश्चन है 11, संकुचित परिवार की व्यवस्था कहलाती है द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, प्रथम अवस्था या निम्न में से कोई नहीं। तो संकुचित परिवार की अवस्था जो आपकी कहलाती है वो होती है आपकी तृतीय अवस्था, जिसमें क्या होता है, वृद्ध व्यक्ति रह जाते हैं अकेले, खाली घोंसला हो जाता है और बच्चे सेटल हो जाते हैं। यहाँ पर क्या समस्या होती है, यहाँ पर समय सर्वाधिक होता है, ठीक है, और समय ज़्यादा होता है, शक्ति की आवश्यकता तो कम होती है। यहाँ पर क्या है, शक्ति की आवश्यकता ज़्यादा है क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं, उनके लिए काम करना है आपको, लेकिन यहाँ पर शक्ति की आवश्यकता तो कम होती है, लेकिन क्योंकि शरीर बुजुर्ग हो जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, तो शक्ति जो होती, संचय की क्षमता भी कम हो जाती है, शक्ति हमारे शरीर में संचित नहीं होती। तो यहाँ पर शक्ति के विषय में 2 कंडीशन देखी जाती हैं। प्रथम अवस्था में शक्ति बचती है क्योंकि यहाँ पर बच्चे नहीं होते, परिवार अपने हम 2 होते हैं खाली, तो उतना ही काम होता है। तो यहाँ पर समय भी होता है, शक्ति भी होती है, दोनों ही होते हैं। पर यहाँ पर द्वितीय अवस्था में समय भी कम होता है, शक्ति भी कम होती है, जितना करो उतना कम है। तृतीय अवस्था में क्या होता है, समय तो पर्याप्त होता है लेकिन शक्ति, क्योंकि शरीर कमजोर हो जाता है तो शक्ति हमारी उस तरीके से कम हो जाती है। मांग तो हमारी कम रहती है शक्ति की, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं, हमें बच्चों का कुछ नहीं करना है, लेकिन हमारी शरीर की शक्ति कमजोर हो जाती है क्योंकि हम बुजुर्ग हो जाते हैं, हमारी हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, लोग सामाजिक कार्य करना चाहते हैं, धर्म के काम में लगना चाहते हैं, पूजा पाठ में लगते हैं, और अगर शरीर सही होता है तो कुछ लोग अर्निंग का भी सोचते हैं, एक्स्ट्रा कमाई का सोचते हैं, खाली समय में कुछ काम भी डालते हैं बहुत से लोग। तो क्वेश्चन 12 है, समय की मांग बहुत तेजी से बढ़ती है द्वितीय व तृतीय अवस्था में, प्रथम व द्वितीय अवस्था में, द्वितीय अवस्था में, प्रथम अवस्था में। तो समय की मांग जो है द्वितीय अवस्था में बहुत तेजी से बढ़ती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, तनावपूर्ण थकान के संभावित कारण हो सकते हैं। तनावपूर्ण जो थकान होती है तो उसके कारण क्या हो सकते हैं, छोटे बच्चों की स्थिर बाधाएं, अन्य रहने वाले सदस्यों का उत्तरदायित्व, मनोरंजन की कमी व अपरिवर्तनशील आय, डी है उपर्युक्त तो सभी। तो ये सारे ही रीजन हो सकते हैं। ठीक है, तनावपूर्ण जो थकान है छोटे बच्चों की जो चीज़ें होती हैं उस वजह से भी होता है, रहने वाले जो सदस्य हैं उन वो उत्तरदायित्व तो उनके भी निभाने आपको, और मनोरंजन भी नहीं है कोई। ठीक है, आय भी नहीं परिवर्तित हो रही है, वही आय है और बच्चे छोटे हैं, पहले उसी आय में आप 2 लोग रह रहे थे, अब उसी आय में आपको बच्चों का भी करना, उन्हें भी शिक्षा देना, उन्हें के भी दवाई गोली करानी है, तो क्या है, ये सब कहीं ना कहीं थकान पैदा कर देते हैं। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 14, पारिवारिक जीवन चक्र की प्रथम अवस्था की उपावस्था निम्न में से नहीं है। परिवार का निर्माण, आरंभिक अवस्था, समायोजन या संतानोत्पत्ति। तो पारिवारिक जीवन चक्र की प्रथम अवस्था की उपावस्था इनमें से कौन सी नहीं है। प्रथम अवस्था की अवस्था आपसे पूछी जा रही है। तो प्रथम अवस्था में क्या होता है, संतानोत्पत्ति नहीं होती। संतानोत्पत्ति जैसे ही होती है वैसे ही क्या होती है, आपकी सेकेंड अवस्था स्टार्ट हो जाती है। तो परिवार का निर्माण भी हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है, नए परिवार में आते हैं। आरंभिक अवस्था भी होती है, भाई नया नया परिवार आरंभ होता है, और हमें ये जो लड़की और लड़का होते हैं अलग अलग परिवार से आते हैं, संस्कृति में अंतर हो सकता है, रहन सहन में अंतर हो सकता है, तो यहाँ पर समायोजन बहुत करना पड़ता है। और यहाँ पर अगर समायोजन होता है तो परिवार बन जाता है, नहीं तो यहीं से क्या होता है, अगर समायोजन नहीं हो पाता है तो परिवार टूट जाता है, तलाक वलाक वाली नौबत यहीं पर आती है। ठीक है, मेनली अगर ये 2-3 साल कहते हैं, 3-4 साल आप काट लेते हो तो ज़िंदगी चल जाती है। जिनका नहीं यहाँ पर समायोजन नहीं हो पाता तो उनकी लाइफ फिर समझो डगमग है। क्वेश्चन है 15, पारिवारिक जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में परिवार प्रारंभ हो जाता है, विस्तृत हो जाता है, संकुचित हो जाता है, निम्न में से सभी। तो पारिवारिक जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में क्या होता है, परिवार आपका विस्तृत हो जाता है। ठीक है,
आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पारिवारिक जीवन चक्र की विस्तृत अवस्था की विशेषता है। शैशवावस्था या स्कूल पूर्व अवस्था, बाल्यावस्था या स्कूल पूर्व अवस्था, किशोर अवस्था या महाविद्यालय अवस्था, डी है उपर्युक्त सभी। तो भाई पारिवारिक जीवन चक्र की विस्तृत अवस्था में ये सारी अवस्थाएं आपकी आती हैं। शैशवावस्था भी आती है, स्कूल पूर्व अवस्था भी आती है, बाल्यावस्था भी यहीं पर आती है, स्कूल मतलब पूर्व दोनों ही मतलब सभी आती है, किशोरावस्था महाविद्यालय अवस्था तीनों ही अवस्था इसी में आती हैं आपकी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। 80% विवाहित दंपतियों की असंतुष्टि का कारण है आर्थिक समस्या, आपसी विचार, अभिवृत्तियां या फिर असहनशीलता। तो ये एक पेस महोदय थे, ठीक है, उन्होंने एक अध्ययन किया था, पेस महोदय ने अध्ययन किया था। तो उसमें ये बताया था जो 80% लोग हैं जिनके यहाँ जिनमें मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, असंतुष्टि या फिर घर टूटने का जो रीज़न हो सकता है वो क्या है, आर्थिक समस्या है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 18। समझदार दंपत्ति होते हैं जो डैश का इस्तेमाल करते हैं, भविष्य के प्रति सचेत व समय का उपयोग करते हैं, बचत करते हैं व स्वास्थ्य बीमा कराते हैं। सी है केवल ए, डी है ए व बी दोनों। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। ऐसे दंपत्ति समझदार कहे जाते हैं जो भविष्य के प्रति भी सचेत हों, समय का भी उपयोग करें, बचत भी करें और स्वास्थ्य बीमा वगैरह भी कराएं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। परिवार के सदस्यों पर होने वाला खर्च निर्धारित करने की संभावित विधियां क्या हैं। संयुक्त नियंत्रण, जेब खर्च, एक व्यक्ति का नियंत्रण या फिर उपर्युक्त सभी। तो परिवार के सदस्यों पर जो होने वाला खर्च है उसे निर्धारित करने की मुख्य 3 विधियां बताई गई हैं। एक तो संयुक्त नियंत्रण हो, मतलब सभी का नियंत्रण हो, जॉइंट कंट्रोल हो। दूसरा जेब खर्च भी सबको मिलना चाहिए, ठीक है। और तीसरा यहाँ पर वही है कि एक व्यक्ति का भी नियंत्रण होना चाहिए, ठीक है, एक व्यक्ति का नियंत्रण सब पर होना चाहिए। और जैसे कि होता नहीं, एक मुखिया होता है घर का बड़ा जो सबसे, उसका नियंत्रण सब पर होता है और हम सबका अपने हिसाब से संयुक्त नियंत्रण होता है, ठीक है। और बकाया सबको जेब खर्च भी मिलता है, नॉर्मल घरों में ऐसी चीज़ें होती भी हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, उपर्युक्त सभी। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पारिवारिक जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था जो विस्तृत अवस्था है कितने समय तक चलती है। 10 से 15, 20 से 25, 25 से 30 या फिर 30 से 40। तो लगभग ये 20 से 25 वर्ष तक जो है आपकी अवस्था चलती है, ठीक है, ये चलती है आपकी 20 से 25 वर्ष तक चलती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। निम्न में से बच्चों के व्यावसायिक समायोजन की अवस्था है आरंभिक अवस्था, आर्थिक पुनर्व्यवस्था का काल, सेवानिवृत्ति का काल या फिर निम्न में से कोई नहीं। ठीक है ना, हम लोग सही, हाँ सारे, कुछ छूट गया क्या यहाँ पर, नहीं सही है। क्वेश्चन है यहाँ पर 21। निम्न में से बच्चों के व्यावसायिक समायोजन की अवस्था है आरंभिक अवस्था, आर्थिक पुनर्व्यवस्था का काल, सेवानिवृत्ति का काल या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो व्यावसायिक समायोजन की जो अवस्था होती है इसके बाद क्या होता है, सेवानिवृत्ति का काल भी होता है, आर्थिक पुनर्व्यवस्था भी होती है और आरंभिक अवस्था, क्योंकि बच्चे घर छोड़ देते हैं, व्यवसाय में लग जाते हैं, फिर जो माता पिता रह जाते हैं वो आरंभिक अवस्था अपनी मतलब आरंभ करते हैं, नए तरीके से नए सिरे से अपना परिवार आरंभ करते हैं, ठीक है। आर्थिक पुनर्व्यवस्था होती है यहाँ पर, पुनर्व्यवस्था मतलब अपने बुढ़ापे के लिए। और वो क्योंकि ऐसा तो नहीं कि बच्चे की शादी होते ही माँ बाप तुरंत सब बूढ़े ही हो जाते हैं। ये बात और है कि पहले के समय में लोगों के कई कई बच्चे होते थे तो लंबे समय तक चीज़ें चलती थी, तो माँ बाप भी बूढ़े हो जाते थे। लेकिन अब तो क्या है, 2 बच्चे होते हैं तो माँ बाप भी जवान ही होते हैं जब बच्चों की शादी होती है, ठीक है। तो वो अपनी आर्थिक पुनर्व्यवस्था करने लगते हैं, जो अब तक जोड़ा था वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई शिक्षा व्यवस्था में लग गया। लेकिन अब क्या है, अब वो लोग अपने लिए करेंगे, ठीक है। सेवा निवृत्ति का काल होता है, भाई अपनी सेवा से निवृत्त हो जाते हैं, ओके। जो लोग गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब करते हैं वो अपनी नौकरी से हो जाते हैं रिटायर। और जो लोग जो माँ बाप मतलब हाउस में रहते हैं, घर में ही रहते हैं, काम करते हैं, मान लो हाउस वाइफ है, वो अपने बच्चों की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 22। आज के समय में माता पिता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है बच्चों का पालन पोषण करना, उनको उचित शिक्षा प्राप्त कराना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना,
डी है उपर्युक्त तो सभी। तो भाई आज के समय में क्या हमेशा ही ये चीज़ होनी चाहिए, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कि बच्चों का पालन पोषण करना, उनको उचित शिक्षा प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, ये सारे काम हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। तो डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 23, पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा की शुरुआत होती है संतान प्राप्ति से, युवक युवती के मिलन से, विवाह संस्कार से या उपर्युक्त सभी से। तो पारिवारिक जीवन चक्र की जो अवधारणा की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है भैया? जब युवक युवती का मिलन होता है, मतलब विवाह संस्कार। ठीक है, हमारे यहाँ विवाह संस्कार के बाद मिलना होता है ना, तो इसलिए इसी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 24, इस अवस्था में व्यक्ति विशेष का विकास नहीं होता बल्कि बच्चों का व्यावसायिक समायोजन व विवाह इत्यादि शामिल होते हैं। ये अवस्था है विस्तृत अवस्था, संकुचित अवस्था, प्राथमिक अवस्था या विश्राम अवस्था। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या होता है, व्यक्ति विशेष का कोई विकास नहीं चल रहा होता है, खाली क्या होता है, उनका व्यावसायिक समायोजन होता है, वो होता है संकुचित अवस्था में। जैसे ही ये व्यावसायिक समायोजन होता है वैसे ही ये लोग घर छोड़ देते हैं, शादी विवाह हो जाता है और परिवार संकुचित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षा वगैरह की बात होगी, अगर विकास की बात होगी तो वो तो विस्तृत अवस्था में होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, व्यावसायिक समायोजन हो जाता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। इस अवस्था की शुरुआत प्रथम शिशु आगमन के साथ प्रारंभ होती है तथा जब तक प्रथम बच्चा घर नहीं छोड़ देता तब तक रहती है। तो इस अवस्था की शुरुआत प्रथम शिशु आगमन के साथ होती है और प्रारंभ होती है जब तक प्रथम बच्चा घर नहीं छोड़ देता तब तक रहती। संकुचित अवस्था, विस्तृत अवस्था, सेवानिवृत्ति अवस्था या फिर प्राथमिक अवस्था। तो यहाँ पर क्या बात करेंगे, ये जो होती है आपकी विस्तृत अवस्था होती है। ठीक है ना, शुरुआत कहाँ से हो रही, प्रथम शिशु के आगमन से होती है। ओके, बात करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आज का ये लास्ट था। क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।